ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਪੀ ਅਲੂਨਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ गायनेकोलॉजिस्ट ਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ और सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन ने, जो कि मेडस्टार हेल्थ केयर SCO 241 242 TDICT सेक्टर 117 एयरपोर्ट रोड मोहाली विखे अपनी सेवावां दे रहे ने। डॉक्टर अशपी अलूना जी बांझपन दे रोगियां दे लई एक वरदान ने। बहुत सारे निसंतान दंपतियां इन्हां तो इलाज करा के संतान सुख दी प्राप्ति कर चुकियां ने। सारी टीम ने डॉक्टर अशपी अलूना डोगरा जी दे नाल गलबात कीती। सारी टीम नाल गलबात करदे हां डॉक्टर डोगरा ने इनफर्टिलिटी दे कारण ते उन्हां दे निवारण बारे विस्तृत जानकारी दित्ती। ते आओ करदे हां गलबात डॉक्टर अशपी अलूना डोगरा जी दे नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर अशपी अलूना, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशन की है गायनी में, ऑब्स्टेशन में। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर, जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात चलती है तो वो लोग आपको इसके लिए सक्षम मानते हैं और आपके पास आते हैं दूर दूर से, क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, दूर दूर से आते हैं शायद इसलिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बाकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वो बेसिकली एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर कोई मेडिकल डिजीज़ भी हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर कोई उसका प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि शॉर्ट सर्विक्स हो सकता है, या अगर उसकी बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स या रसौलियाँ हैं, या अगर उसका IVF कंसेप्शन है। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ये रूटीन प्रेगनेंसी से इनमें थोड़ा ज़्यादा केयर, थोड़ा ज़्यादा कॉशन, थोड़ा ज़्यादा एहतियात के साथ हमें चलना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को टाइम टू टाइम उसका विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हर चीज़ अच्छे से समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइमली उनके नीडफुल इन्वेस्टिगेशंस, नीडफुल टेस्ट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिची जी, उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में एजुकेट करना, अवेयर करना। क्योंकि जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को जानेगा तभी वो उस चीज़ को लेकर अपना ख्याल रख पाएगा। तो इससे जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैनेज करने में आधी जिसको कहते हैं आधी हाई रिस्क प्रेगनेंसी तब मैनेज हो जाती है जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को लेकर अवेयर होता है और कॉशियस होता है। जैसे कि अगर उसका प्रेगनेंसी की वजह से BP बढ़ रहा है, अगर पेशेंट को ये बात पता है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो पेशेंट खुद अपना ख्याल रखेगा घर पे। वो अपना BP डेली चेक करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और हर विजिट में वो रिकॉर्ड लेकर आता है। अगर उस पेशेंट को ये पता है कि उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज से अगर उसको हम ये समझा देंगे कि इससे अबॉर्शन भी हो सकता है, इससे पेट में बच्चा खत्म भी हो सकता है, इससे आपकी डिफिकल्ट डिलीवरी हो सकती है, इससे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने की वजह से, अगर वो इस चीज़ को लेकर हम उसको अवेयर करेंगे, उसको हर उसके लिए विजिट करना कितना ज़रूरी है, उसके लिए अपना शुगर को मेनटेन करना कितना ज़रूरी है, डाइट की कंप्लायंस रखना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों की जब हम उसको अवेयरनेस देंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको टाइम टू टाइम बुला के उसकी डिजीज कंडीशन के बारे में समझाएंगे, तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो शायद यही कोशिशों की वजह से टचवुड मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम वंडरफुली मैनेज कर पाते हैं। तो सर, आपके पास तो लंबी लिस्ट है क्योंकि ये आपकी चेन बनी हुई है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की। एक पेशेंट आता है, ठीक होता है, बैठे आप लोग चंडीगढ़ में, लोग हरियाणा से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक मौत वॉइस है, क्योंकि आप लोगों ने ऐड बहुत कम की थी। ऐड तो अभी आप, क्योंकि आज का सिनेरियो ऐसा है, अब आपको ये करना पड़ा, लेकिन आप लंबे समय से हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ लोगों को एक जिंदगी दे रहे हैं। हमने देखो कमर्शियली एड या किसी भी इस चीज़ का वो जरिया बना के कभी भी नहीं, मतलब वी हैव नेवर गॉन अहेड विद एनीथिंग लाइक दिस। बट ये है कि वो जो वर्ड ऑफ माउथ है, आई गेस वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब कोई पेशेंट है, उसने हमारे से इलाज यहाँ पे लिया, मोहाली में लिया, उसका कोई रिश्तेदार फिरोजपुर रहता है, अम्बाले रहता है, या उसका कोई रिश्तेदार दूर मानसा मोगा कहीं पे रहता है, उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद उनको कहते हैं कि जाओ, जाके दिखा कर आओ, आपकी प्रॉब्लम वहीं जाके सॉल्व होगी, है ना। तो ये एक वर्ड ऑफ माउथ जो है, दिस इज द रियल पब्लिसिटी ऑफ अ डॉक्टर। आई बिलीव इन दैट। मानोगे नहीं, अभी पीछे ही मेरे पास एक पेशेंट पिछली बार अपनी डिलीवरी अमृतसर करवा के गया था। उसके बाद उसने 3 साल के बाद कंसीव करने की कोशिश करी। उसने वहां पे ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, उसका नहीं हुआ कंसीव। हार के वो 2 महीने पहले मेरे पास आई है
वेरी गुड। और आज वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, उसकी प्रेगनेंसी फिर से कंसीव हुई है और उसने यही बोल के गई है कि मैं डिलीवरी आपके पास ही कराऊंगी। कुछ तो हम उसको वीडियो कंसल्टेशन से हेल्प कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ती है हम उसको कहते हैं कि आके विजिट करो। तो इस प्रकार के मतलब आप मानोगे नहीं, लेह और लद्दाख से पता नहीं कितने पेशेंट्स हमने कुछ तो वीडियो कंसल्टेशन की वजह से कुछ टाइम टू टाइम विजिट करके, बहुत सारे पेशेंट्स लेह और लद्दाख से भी हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस के साथ कुछ एक आध बीच में महीने में एक आध विजिट करके उस तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव हुए हैं। अब एक तरह से वो लेह और लद्दाख में भी एक वर्ड ऑफ माउथ का नेटवर्क कह लो कि फैल चुका है। डॉक्टर साहब, एनआरआईज की बात करें तो ये तो कनाडा अमेरिका में भी वो कह रहे हैं कि एचपी अल्लूना का जो है रिजल्ट बहुत बढ़िया है, वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ बहुत टाइम लेती है, बहुत काउंसलिंग बहुत ज्यादा बढ़िया करती है। क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर भी अब जो एनआरआई है, एक्चुअली लोग जाते तो हैं एडवांसमेंट्स के लिए, शायद बाहर अपनी प्रोग्रेशन के लिए, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है वो शायद मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आती है। ना तो डॉक्टर का एक्सेस इतनी जल्दी मिलता है, ना इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता है, और ना ही इतना डॉक्टर्स जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है डॉक्टर्स की। तो ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं एक तरह से बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं। पहले तो उन्होंने कह लो 30 साल पे वीजा उनका अप्लाई हुआ, जाके 35 साल में वो लोग वहां पे सेटल होते हैं, फिर जाके 37-38 पे वो प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचते हैं। और आप जैसे जानते ही होंगे कि एज के साथ साथ एग रिजर्व फॉल कर जाता है, वो 37-38 ईयर्स वाला पेशेंट अपने आप से कंसीव नहीं करता। फिर ये वाले पेशेंट जो होते हैं हताश निराश करके कहीं अपने किसी रिलेटिव के थ्रू हमारे तक जब पहुंचते हैं, हम उनको पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस के थ्रू, और जब भी वो पेशेंट विजिट करता है उसको उसकी सारी प्रॉब्लम को हम रिव्यू करते हैं, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है सारे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जितनी मदद हो सके हम वीडियो कंसल्टेशंस के थ्रू उनकी करने की कोशिश करते हैं। और फिर कई बार वो आके इधर मतलब कंसीव करने के लिए आ जाते हैं, कुछ महीनों का स्टे कर लेते हैं या अपनी डिलीवरी करवा के जाते हैं। सो इस तरह से हम बहुत सारे पेशेंट्स इन अब्रॉड उनकी भी मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें इनफर्टिलिटी की बात कर लें, जिसका की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी ज़माने में तो लोग इसको छुपाते थे, उनको प्रेशर सिचुएशंस होती थी, लेकिन आजकल लोग अवेयर हैं। और इनफर्टिलिटी लोग तो ये कहते हैं कि हम एचपी अल्लूना जी के पास गए, एक बार फेलर भी हो गया था आईवीएफ में, लेकिन जब हम उनके पास गए, काउंसलिंग की, उन्होंने टाइम स्पेंड किया हमारे साथ और हमें गाइड किया एंड हमने कंसीव कर लिया। बिल्कुल रिची जी, 30 to 40% पेशेंट्स जो कि आईवीएफ या कह लो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, 30 to 40% में वो जो है अनएक्सप्लेन्ड कॉज है। ना तो उसमें मेल फैक्टर है, ना ही उसमें फीमेल फैक्टर है, वजह पता ही नहीं है। तो वो जो वजह है, आई बिलीव दैट इज यूजुअली लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ओनली। तो ये जो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है, मॉडर्नाइजेशन है, उसकी वजह से जो एडेड स्ट्रेस है, ये जो लाइफस्टाइल में ये जो आसपास आजकल मिलावटें हैं, हमारा डाइट ऐसा हो गया है, हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है, हम सब कुछ सब लोग बहुत ही स्ट्रेस के थ्रू जिस तरह से गुजरते हैं, तो ये मेरा मानना है कि वो अनएक्सप्लेन्ड 30 to 40% जो रीज़न है वो एक्चुअली लाइफस्टाइल है। तो जब ये वाले पेशेंट्स को एक अच्छी काउंसलिंग मिलती है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सारे के सारे, पर 10 में से 1 या 2 जरूर कंसीव करते हैं आफ्टर कंप्लीट अच्छी सी काउंसलिंग के बाद और एक प्राइमरी जिसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद, नॉट द आईवीएफ से पहले वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लंबा एक्सपीरियंस आपका, आपने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और ये भी कारण है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ आप इन टच रहे हैं, और यही कारण है कि सिंपल रीजन जब भी पेशेंट आता है, कोई थोड़ी बहुत सर्जरी है, क्योंकि आप लेप्रोस्कोपी सर्जरीज भी करते हैं और आप प्रोसीजर खुद ही कर देते हैं और उसको कंसीव कर जाते हैं वो लोग, और उनको लगता होता है कि पता नहीं हमें आईवीएफ, वो आपको बोलते हैं आईवीएफ। आप जब उनको गाइड करते हैं कि लास्ट रिजोर्ट नहीं है आईवीएफ, आप एक बार हमारे साथ डिस्कस करो, और वो लोग कंसीव कर जाते हैं। और उनको लगता होता है, वो तो पहले डॉक्टर को इन्फोर्स करते हैं कि नहीं हमने तो आईवीएफ ही कराना, लेकिन जब आपके पास आते हैं, जब लोग उनको गाइड करते हैं कि नहीं मैंने भी ऐसे ही करा था, मेरे को भी प्रेशर था, जैसे आपने अमृतसर की बात कही है, तो ऐसे पेशेंट तो बहुत जल्दी चले जाते हैं आईवीएफ वालों। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो डर है बेसिकली कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, और वो प्रेशर है बेसिकली, सोशल प्रेशर लगा लो, घर में फैमिली वाले मेंबर्स का प्रेशर लगा लो, तो वो प्रेशर की वजह से उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। ये भी एक रीजन है, सबको ये चाहिए कि बस कंसीव करना शुरू किया है, बस अब जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए।
नोबडी इज विलिंग टू वेट। मतलब हम तो ये कहते हैं कि अगर आप 1 ईयर ट्राई कर चुके हो, उसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तभी आप जस्टिफाई करते हो नीड फॉर द ट्रीटमेंट। वो नीड फॉर द ट्रीटमेंट से पहले ही आ जाते हैं। 4 महीने से ट्राई कर रहे, नहीं कंसीव हो रहा, डॉक्टर साहब हेल्प कर लो। 6 महीने हो गए, नहीं कंसीव कर रहे, मतलब वो कह लो वो बेचैनी इतनी ज्यादा है या प्रेशर इतना ज्यादा है कंसीव करने का आजकल लोगों के ऊपर, और स्ट्रेस उसी चीज का वो लेकर घूमते रहते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में बोलूंगी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक तरह से इट इज द मोस्ट ब्लिसफुल टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े सिस्ट, बड़े बड़े फाइब्रॉइड एक 5 mm के इंसिजन के थ्रू निकल जाते हैं। मतलब इससे बढ़िया चीज मतलब साइंस या टेक्नोलॉजी के आई डोंट थिंक कोई हो सकता है। कहाँ लोग पहले यूट्रस रिमूव करवाने के लिए या फाइब्रॉइड्स रिमूव कराने के लिए इतना बड़ा फोबिया मन में पाल के रहते थे कि वो रसौलियाँ इतने से इतनी बड़ी हो जाती थी, पर सर्जरी के लिए तैयार नहीं होते थे क्योंकि उनको लगता था कि 1 महीना बेड पे। अब आजकल लैप्रोस्कोपी से सर्जरी होती है। आज सर्जरी हुई एंड विद इन 24 आवर्स पेशेंट घर जाता है, विद इन 24 आवर्स। बड़े बड़े यूट्रस, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स मतलब लैप्रोस्कोपी के थ्रू इतनी ब्यूटीफुली रिमूव हो जाते हैं। सो लैप्रोस्कोपी इज अ परफेक्ट ब्लिस मैं बोलूंगी टू द पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਬਲੱਡਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਚੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨॉन ਸਰਜੀਕਲ ਆਲਸੋ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਈਵਨ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਅੰਡਰ ਦ ਨਾਈਫ to find a solution to that particular problem. And cosmetic gynecology is a blooming branch nowadays, and there are a lot of laser options and machines and some minor surgical procedures also जिन्हां दे नाल the sexual life of the couple can get better, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ the sexual satisfaction can improve। ਐਂਡ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੀ ਆਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਉਨੀ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਮਸ ਵਿਦ ਸਮ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਲਸੋ। ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀਕਨਡ ਪੈਲਵਿਕ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਟੋਨ ਔਰ ਦੇਅਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ solutions to help that this tone or this elasticity can recover. It can go back to the normal position through these non-surgical procedures and options. There are certain chairs, certain मतलब procedures ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ pelvic floor exercises normally ladies ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, so ਉਹ pelvic floor exercise ਨੂੰ help ਕਰਨ ਲਈ there are lots of procedures that we have which can help the mothers regain their youthfulness. जैसा कि कहना चाहोगे कि कैसा डॉक्टर जिन्हें लंबा तजर्बा, जिन्हें ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬਹਾਵ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਕੀਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਟਾਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਚ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਸ਼ਾਈ ਅਵੇ and they will surely get the solution for it. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਜੰਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਮਾਈਸੈਲਫ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫਰੋਮ ਪੀਜੀਆਈ ਐਂਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਫॉर ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। So I did my MBBS from Medical College Patiala। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MD ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I was head of the department in civil hospital sector 45 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੋਂ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਡ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਹੀ ਫੇਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ TDI 117 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਟੈਕਲ ਆਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਆਲ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀਅਰ। ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡਰਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਈਆਂ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਈਆਂ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ most welcome, they are most welcome here। I am sure they'll get a good variety of experience, they'll get a good variety of exposure to all kind of gynecological problems and all kind of gynecological cases। they will ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਸਾਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਡ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਾਪਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਲੂਨਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ PGI 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। I am the मतलब my sister is a dental surgeon and I am the second doctor in my family, है ना। मतलब ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੰਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ। ਬਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੰਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ am I happy being a doctor, am I happy being a gynecologist, or am I even fit into this field।
ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀਜ਼ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਡ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹੀ ਸੁਪਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਮੈਡਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਡੇ ਦੈਟ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਡਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ। 29 ਮਈ 2024 ਮੈਡਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਅਡੋਪਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।